हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों, आज जो हमारी फिजिक्स की क्लास है इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूले हैं, सब कुछ हम आज इस वन शॉट मैराथन क्लास में आज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो चैप्टर है काफ़ी आसान और एक छोटा चैप्टर है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि दोस्तों अगर इसके चैप्टर वाइज वेटेज को देखेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको 3 से 4 क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, मल्टीपल रिवीजन करना है और लगभग 100 क्वेश्चंस के करीब में आप इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपने यहाँ पर 3 से 4 मार्क्स कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। देन हम यहाँ पर सोर्स एंड ओरिजिन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार से ओरिजिन होती है, इसका नेचर क्या होता है, और मैक्सवेल की इक्वेशन में लगभग हम 4 इक्वेशंस को पढ़ेंगे। देन दोस्तों यहाँ पर जो मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये क्या होता है इसको देखेंगे। देन दोस्तों हम पहुंचेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम पर, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ठीक है, विजिबल रेज, एक्स रेज, गामा रेज, इस प्रकार की यहाँ पर विभिन्न जो यहाँ पर वेव्स होती है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। फिर दोस्तों हम यहाँ पर मिसलिनियस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूला लास्ट में कवर कर लेंगे, जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो हम इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरुआत करेंगे यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें जैसे ये जो इलेक्ट्रो है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, और जो मैग्नेटिक है ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। कैसे भाई? देखो, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए एक्स वाई जेड तीनों ही एक्सिस पर यहाँ पर इसके रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे ये मान लो हमारे पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे मान लो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस प्रकार से क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, इस प्रकार से ऑक्सीलेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहे हैं। तो जो इनके जो ऑक्सीलेटिंग होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी कपलिंग से दोस्तों यहाँ पर एक वेव फॉर्म हो जाती है, उसे ही बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसकी डायरेक्शन क्या होंगी, अब इस वेव की डायरेक्शन दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस पे था, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई एक्सिस पे था, तो जो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होंगी, इस जेड एक्सिस वाली होंगी ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इस जेड एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है। दूसरी चीज कि ये आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इसके प्रोपोगेशन में, यानी कि इसके ट्रेवल में कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती इसे, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसका ओरिजिन का क्या कारण है, किस प्रकार से वो ओरिजिनेट होती है। देखो, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेशन से क्या होता है कि यहाँ पर एक रेडिएशन इमिट होती है, और वो रेडिएशन ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्म कर लेती है। कैसे? क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेट किए, उससे यहाँ पर रेडिएशन इमिट हुई, और उस जो है रेडिएशन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये इन दोनों के ऑक्सीलेशन से क्या हुआ, यहां पर कपलिंग से एक वेव बनी, और उसे हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो असलियत में हो क्या रहा है कि चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, उसके कारण ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, उसमें यहाँ पर चेंज हो रहा है, यानी कि वो ऑक्सीलेट कर रहे हैं। ठीक है। और उसके कारण यहाँ पर एक वेव बन रही है, और वो वेव को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसकी डायरेक्शन की बात करें तो जैसे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है हमारे पास में, और इस वाई एक्सिस के अलॉन्ग में हमारे पास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो वेव फॉर्म बनी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे प्रोपोगेट होती है। क्लियर है इतना? आगे चलो। अब जो इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर जो क्लियर किया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो जनरेट होती है ना, उसमें होता यह है कि जो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहे थे, तो उसके कारण अगर मान लो उसके एक्सेलरेशन से क्या हुआ, चेंजिंग होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने से वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तभी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ऑक्सीलेशंस की कपलिंग देखने को मिल रही थी, उसी से तो वेव बन रही थी। या तो ये हो सकता है कि भाई चेंज हो रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, उसके कारण वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी। ठीक है। तो कुल मिला के या तो चेंज हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगी, और फिर उन दोनों की ऑक्सीलेटिंग की कपलिंग से वहां पर एक वेव फॉर्म होती है, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है? आगे चले, इसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं भाई, क्या यहाँ पर इसका नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ती है हमारी जो वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है।
तो इसके कारण इसको ये क्या बोला था, ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि ये देखो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड था वो ऑक्सीलेट कर रहा था, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास में क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा था, तो ये क्या कर रहा था, परपेंडिकुलर उनका क्या हो रहा था, परपेंडिकुलर ऑक्सीलेटिंग हो रही थी ना, तो उसके कारण इसको क्या, इसका नेचर क्या है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है इसे, ठीक है। और स्पीड इसकी क्या होती है वैक्यूम में, क्योंकि हमने देखा था कि इसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, तो इसकी जो स्पीड होती है ना, जो लाइट की जो स्पीड होती है यानी प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही इसकी भी स्पीड होती है, ठीक है। डायरेक्शन की भी हमने बात कर ली थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां पर प्रोपेगेट होती है, ठीक है, क्लियर। इसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं हो सकती, ठीक है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। हमने बात करी थी कि जो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है उसके कारण वहां पर रेडिएशन इमिट हो रही है, और वही क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बना रही है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही होता है, उसके कारण ही तो प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल को हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना वहां पर, अभी एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो रेडियो वेव्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसको हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, ठीक है। तो दोस्तों सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें हम क्या करते हैं, जो ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखा ना, उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। अभी हमने बात करा कि जो मेन सोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म होने का वो क्या है, एक्सीलरेटेड चार्ज है, क्योंकि जो एक्सीलरेटेड चार्ज क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है, और वो रेडिएशन ही यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉर्म हो जाती है। कैसे भाई, अगर मान लो ये एक्सीलरेटेड चार्ज नहीं रहता, हमारे पास में स्टेशनरी चार्ज रहता, फिर क्या होता, वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर पाता। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ना कि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ी काम चलता भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना देती, ठीक है। मूविंग चार्ज रहता, मान लो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रहा है चार्ज, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो तब भी उससे थोड़ी काम चल जाता। हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सीलेशन भी तो चाहिए, तो वो कब होगा, जब उसमें रेडिएशन यहाँ पर इमिट होगी। तो भाई रेडिएशन तो इसमें है ही नहीं, तो ऐसे में भाई काम नहीं चलेगा मूविंग चार्ज से भी। हमें यहाँ पर एक्सेलरेटेड चार्ज चाहिए, मूविंग के चार्ज के साथ साथ वो एक्सेलरेट भी तो करे। एक्सेलरेट करेगा तो उसके क्या होगा, रेडिएशन इमिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, ऑक्सीलेट होते हैं, तो उनकी कपलिंग से यहाँ पर ये वेव बनती है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर हुआ, तो एक्सेलरेटेड चार्ज चाहिए, इसका मेन सोर्स क्या हुआ, एक्सेलरेटेड चार्ज हुआ, ठीक है। बाकी तो उसकी फिर प्रक्रिया है आगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहे हैं, उनसे यहाँ पर वेव बन रही है, और वो वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्लियर हुआ, इसका मैकेनिज्म समझ गए, क्लियर। ये तो हमने बात कर ली थी कि भाई इसको मीडियम की जरूरत नहीं है, इसकी जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के समान ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है। तो अगर इनके सोर्स की बात करें कि भाई रेडियो वेव्स कहाँ से निकलती है, देखो ऑक्सीलेटिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एंटेना में, वहां से रेडियो वेव्स यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेटिंग जो एटम्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वहां से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। हॉट फिलामेंट बल्ब से हमको विजिबल लाइट मिलती है। सन यानी कि सूर्य से क्या निकलती है, अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती है। एक्सरे ट्यूब से क्या निकलती है, एक्सरेज निकलती है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव जो डीके होते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, वहां से गामा रेज निकलती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, रेडिएशन, विजिबल लाइट, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सोर्सेस है। आगे चले, नेचर को समझे इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। देखो नेचर की बात करें तो हमने बात करी कि यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के ऑक्सीलेशन से वेव बनी थी, तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट हो रही थी। तो भाई ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये वेव्स किस नेचर की होंगी, ट्रांसवर्स नेचर की होंगी। क्लियर, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीलेटिंग हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, और वो एक दूसरे के क्या थे, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट हो रही थी, कौन, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ से इसका नेचर क्या हुआ, ट्रांसवर्स नेचर, ठीक है। आगे चले, प्रॉपर्टीज की बात करें, ये भी हमने देख चुके थे कि भाई इसके अभी देखा कि जो कौन से टाइप की है ये वेव, ट्रांसवर्स वेव की है, ठीक है। और फील्ड, अगर इसमें कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का यूज हुआ इनके ऑक्सीलेशंस का, ठीक है। फील्ड ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये तीनों ही एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक। डायरेक्शन भी देख ली हमने। और मीडियम की बात करें तो इसको तो मीडियम की जरूरत है ही नहीं भाई,
ये तो वैक्यूम में भी यहाँ पर ट्रेवल कर सकती है। स्पीड की हमने बात कर ली कि लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही इसकी स्पीड होती है। और नेचर ऑफ प्रोपगेशन की बात करें तो ये सेल्फ सस्टेनिंग ड्यू टू द म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो यहाँ पर ऑक्सीलेशन की जो कपलिंग होती है वो उसके कारण ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट की भी हमने बात कर ली थी कि भाई जो रेडिएशन इमिट हो रही थी वही तो फॉर्म हो रही थी किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी भी होती है और मोमेंटम भी होती है। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अगर इसके जो मैथमेटिकल जो इसके इक्वेशंस की अगर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो यहाँ पर होता है इसका इक्वेशन, वो क्या होता है, E(xt) क्या हो जाएगा, E0 sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इसकी इक्वेशन बनती है यहाँ पर B वेक्टर B0 sin kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, और ये k क्या है भाई, यहाँ पर k जो है ना, यहाँ पर जो इसके वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, जिसकी वैल्यू होती है k 2π/λ। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, देखो हम यहाँ पर अब मैक्सवेल इक्वेशन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो यहाँ पर इसके जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाया था वो मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क जो मैक्सवेल थे, इन्होंने ही समझाया था कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म होती है। ठीक है, तो दोस्तों जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने क्या किया, जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो कॉन्सेप्ट थे इनको एक सिंगल थ्योरी में समझाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इन्होंने 4 फंडामेंटल इक्वेशंस दिए और इन्हीं इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस नाम दिया गया। ठीक है, अब ये क्या थी, देखो इनमें 4 इक्वेशन में से 3 इक्वेशंस तो एज इट इज इन्होंने ली थी, और 4th इक्वेशन में यहाँ पर इन्होंने थोड़ा चेंज करके एक डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को ऐड किया था। वो क्या है हमें अभी डिटेल में देखेंगे। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने एज इट इज ले ली थी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि भाई ये क्लोज बॉडी है, इसमें इनसाइड में कुछ चार्ज है, तो इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होता था, इंटीग्रेशन ऑफ EdA। ठीक है, तो ये कितना देखने को मिलता था, Q/ε0। Q क्या है, इसके इनसाइड का चार्ज है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी से। दूसरी इक्वेशन इन्होंने क्या समझाई थी, जो गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि भाई जैसे क्लोज्ड लूप है हमारे पास में, और इस क्लोज्ड लूप में जैसे क्या होता है, जैसे मैग्नेट में क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पेयर में होते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, क्लोज्ड यहाँ पर लूप बना लेते हैं, और उसके कारण जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ना φb, वो 0 हो जाता है उसका। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ जो मैग्नेटिक फ्लक्स φb क्या पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ BdA इक्वल टू ये हो जाता है 0, क्योंकि इसमें कोई भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्लोज लूप बना लेती है, जिसके कारण इसका फ्लक्स हो जाता है 0। ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तीसरी इक्वेशन इन्होंने जो हमने इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, फैराडे लॉस फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था वहाँ की, अगर मान लो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करेंगे, तो वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो क्या पढ़ा था वहाँ पर कि भाई जैसे हमारे पास में अगर हम dφ/dt अगर इसमें चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इंड्यूस्ड EMF, ठीक है, या फिर इंड्यूस्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा EDL ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर 4th जो इक्वेशन पढ़नी है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा था ना, उसमें यहाँ पर इन्होंने तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी है, जिसे यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मान लो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज करेंगे या फिर करंट में चेंज करेंगे, तो उसके कारण क्या होगा, वहाँ पर एक प्रोड्यूस हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ पर हमने एम्पियर्स लॉ में क्या पढ़ा था कि भाई जो हमारा चेंजिंग करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर करंट में, उसके कारण यहाँ पर μ0I पढ़ा था ना हमने, इंटीग्रेशन ऑफ BdL, ये कितना होता था, μ0I होता था कहाँ से, एम्पियर्स लॉ से। लेकिन जो एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है, इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया। क्या बता दिया इन्होंने कि इंटीग्रेशन ऑफ जो BdL होगा यहाँ पर, वो कितना होगा, μ0I नहीं होगा, वो होगा I प्लस उसमें ε0 dφ/E/dt। ठीक है, ये एक्स्ट्रा उन्होंने जो चीज़ ऐड करी ना इसको, जैसे ये जो ε0 dφ/E/dt जो है, जिसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया, जिसे हम ID भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि भाई BdL = μ0I प्लस μ0 हमारा ID। ठीक है, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट इन्होंने यहाँ पे
ऐड किया इस एम्पियर्स लॉ में, इससे यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसका प्रोपोगेशन किस प्रकार से होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट का, अब हम इसको यहाँ पर डिटेल में सीखेंगे आगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जैसे इसको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी वो कौन सी थी, गॉस लॉ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पढ़ा था। सेकेंड जो इक्वेशन पढ़ी हमने गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म के लिए थी। और जो थर्ड इक्वेशन पढ़ी हमने जो फैराडे लॉ फॉर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था उसकी थी। और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एम्पियर लॉ में चेंज करके डिस्प्लेसमेंट करंट के ये वाले कॉन्सेप्ट को ऐड किया था, ठीक है, ठीक है। तो इसको जैसे मान लो इस डिस्प्लेसमेंट करंट को हमने नाम दे दिया आईडी। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखो, जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ना, वो एक ऐसा करंट होता है जो यहाँ पर हमें एराइज होते हुए क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम चेंजिंग करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी रीजन के हम मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कर रहे हैं, तो उसके कारण वो वहाँ पर हमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट देखने को मिलता है। ये कोई भी मान लो जिसमें मान लो कोई, जैसे हमारे पास में एक कैपेसिटर है, ठीक है। अब कैपेसिटर में मान लो इसके वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम कंडक्शन करंट बोल देंगे आईसी। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, या तो एयर भरी होंगी या तो फिर इसमें कोई इंसुलेटर भरा होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर अगर हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्यों देखने को मिल रही है, वो तो तभी देखने को मिलेगी जब वहाँ पर कोई ना कोई हमको करंट देखने को मिलेगा अंदर, ठीक है। तो अंदर तो करंट है ही नहीं ना यार। तो उन्होंने क्या बताया कि अंदर अगर इसके अंदर सराउंडिंग में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके कारण देखने को मिल रही है। तो उसके कारण ये क्यों हो, क्योंकि वहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज हो जाता है, ठीक है। वो अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। देखो यहाँ पर तो ये जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आईडी, वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट d/e/dt, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चेंज करते हैं तो वहाँ पर एक क्या देखने को मिलता है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास में चार्जिंग कैपेसिटर है और उसमें उसके वायर में कंडक्शन करंट है, लेकिन उसके अंदर तो कोई करंट नहीं है ना भाई, उसके अंदर तो या तो एयर है या तो इंसुलेटर भरा हुआ है। तो लेकिन अगर वहां पर भी हमें अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑब्जर्व देखने को मिलती है तो वो कैसे हो सकता है, तो वो तभी हो सकता है कि वहां पर कहीं ना कहीं भाई कोई डिस्प्लेसमेंट करंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। और वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, उसके जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो चेंज कर रहे हैं ना, उसके कारण वहां पर हमको डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि एम्पियर्स लॉ यहाँ पर वायलेट हो रहा था इसके कारण कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ गई अंदर, ठीक है, जब अंदर करंट ही नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा जो एम्पियर्स लॉ दिया था यहाँ पर, वो जो बीडीएल जो होता था इंटीग्रेशन में म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट आई नहीं होता है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी होता है, ठीक है। यानी कि इसमें यहाँ पर क्या चेंज कर दिया, म्यू नॉट आई प्लस यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट d/e/dt। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रिक इस फ्लक्स में हम चेंज करते हैं तो वहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है जिसे हमने आईडी नाम दिया है, ठीक है। क्लियर है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या हुआ कि इन द गैप ऑफ कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर हम उसको क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या समझ में आए यहाँ पे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कोई भी यहाँ पर एक्चुअल चार्ज फ्लो के कारण नहीं होता है, एक्चुअल चार्ज फ्लो के कारण नहीं देखने को मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ क्यों देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज होता है उसके कारण, ठीक है। जब मान लो अगर हमारा जो कैपेसिटर है उसको चार्ज कर रहे हैं हम, तब जो उसमें इंडक्शन करंट होता है, मतलब कंडक्शन जो करंट होता है वो उसके डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होता है, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट जो करंट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन के लिए एसेंशियल है, जरूरी है। इसी से हमको यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था डिस्प्लेसमेंट करंट से, ठीक है। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम है ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है कंप्लीट रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, जिसमें हमने क्या किया है यहाँ पर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं डिक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में हमने इसको क्या किया है, अरेंज किया है। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जैसे रेडियो, माइक्रो, गामा, एक्सरे, ठीक है, इन सबको क्या किया है, अरेंज किया है किसमें, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं डिक्रीजिंग वेवलेंथ के आधार पर, जैसे रेडियो वेव्स। अब यहाँ पर क्या मेन चीज़ है, जो स्पेक्ट्रम है ना, इसमें आपको क्या याद करना है, इसका जो ऑर्डर याद करना है कि भाई फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमने स्टार्ट किया,
ठीक है। जैसे रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, लोवेस्ट है, उसके बाद में इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, माइक्रोवेव्स की, इससे ज़्यादा किसकी है, इंफ्रारेड की है। तो ये ऑर्डर याद करना है क्योंकि भाई रेडियो वेव्स, उसके बाद में माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट किसकी फ्रीक्वेंसी है, गामा रेज की। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, रेडियो वेव्स की। अगर बोल दे भाई हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, तो रेडियो वेव्स का है। फिर लोवेस्ट वेवलेंथ किसका है, गामा रेज का। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपको एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ याद नहीं रखना है, आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी लोवेस्ट वेवलेंथ। ठीक है, इस प्रकार से इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं आप। ठीक है, सोर्स एंड एप्लीकेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्डर आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनता ही है। ठीक है, आगे चले तो यहाँ पर ये स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर सबसे जो नीचे यहाँ पर स्टार्ट किया है किससे, रेडियो वेव से, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। फिर इससे ज़्यादा किसकी, एएम रेडियो की, फिर टेलीविजन एफएम रेडियो की, फिर शॉर्ट रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रोवेव्स की, इंफ्रारेड की, फिर विजिबल की, अल्ट्रावायलेट की, एक्स रेज की। इस प्रकार से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, गामा रेज की। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर याद कर लेना है इनका। ठीक है, चले आगे। अब देखो, अब हमारे पास में यहाँ पर देखना है सम इंपॉर्टेंट मिसलेनियस जो कॉन्सेप्ट है, फार्मूले है, उसको देखते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है इसका। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फर्स्ट फार्मूला है वो क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम में कितनी होती है। देखो हमने पहले ही बात कर चुके हैं इस पर कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितनी भी होती है सभी के लिए यहाँ पर जो स्पीड होती है वो जो लाइट की स्पीड होती है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एज इट इज सेम होती है इसके लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर C = क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, रूट में μ0 ε0। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब भाई μ0 और ε0 क्या है, μ0 होती है यहाँ पे परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की, जिसकी वैल्यू अब ये याद कर सकते हैं। और जो ε0 है जिसकी ये क्या होती है, परमिटिविटी होती है ये फ्री स्पेस में, जिसकी वैल्यू अब ये याद कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखो, ये तो हम पहले देख चुके हैं कि वेव इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए क्या होती है। हमने वहाँ पे बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो बनता था यहाँ पर इक्वेशन, वो बनता था E = E0 sin kx - ωt। और जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बनेगा B = B0 sin kx - ωt। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन याद करनी है आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इक्वेशन बनते हैं इसको याद करना है। यहाँ पर जो k है वो हमने बात करा था कि जो वेवलेंथ होती है उससे वो रिलेटेड होता है, तो इसको वेव नंबर बोला जाता है इस k को, जिसकी वैल्यू होती है 2π/λ। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो होती है, ओमेगा = 2πf। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आगे चले। तीसरी चीज क्या है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, उसमें यहाँ पर क्या रिलेशन है, E0 B0 = C होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है। और एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पार्ट में जो इसका होती है इलेक्ट्रिक डेंसिटी वो होती है μe = 1/2 ε0 E²। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है μb = ये होती है कितनी, 1/2 B² ठीक है, तो ये दोनों ही मतलब जो इलेक्ट्रिक पार्ट में जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है और जो मैग्नेटिक पार्ट में जो एनर्जी डेंसिटी है, ये दोनों बराबर होती है। यानी कि हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, μe = μb, यानी कि 1/2 ε0 E² = 1/2 B² ठीक है, तो यहाँ से 1/2 से 1/2 ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास में ε0 E² = B² ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो होती है ना इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, ये दोनों ही इक्वल यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी शेयर करते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या है हमारे पास में, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, जिसमें पावर फ्लो पर यूनिट एरिया में देखना है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर पॉइंटिंग वेक्टर हम यहाँ पर S वेक्टर = 1/μ0, इसमें E वेक्टर और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है, पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है, जिसमें हमारे पास में जो S वेक्टर जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी फ्लक्स होता है, जिसकी यूनिट होती है वेबर/मीटर²। क्लियर। जो इसकी डायरेक्शन की बात करें पॉइंटिंग वेक्टर की, तो ये डायरेक्शन जो वेव की डायरेक्शन होती है, वेव प्रोपेगेशन की, वही डायरेक्शन इसकी भी होती है। ठीक है, और लास्ट चीज हमारे पास में इसमें अब देखना है हमें यहाँ पर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है P = जो होता है इसका मोमेंटम, वो होता है U/c। U क्या है भाई, U होता है यहाँ पर एनर्जी उस वेव की, उसमें कितनी एनर्जी है, और C क्या है, C उसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये होता है मोमेंटम P = U/c। क्लियर।
और रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, तो रेडिएशन प्रेशर जो यहाँ पर मान लो अगर वेव इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर ले तो यहाँ पर ये कितना होता है प्रेशर, P इजिकल टू आई अपॉन में सी। आई क्या है, इंटेंसिटी है, सी उसकी स्पीड है। और ऐसे ही जब मान लो अगर वो वेव टोटली रिफ्लेक्टेड हो जाए तो वहाँ पर कितनी होती है, वहाँ पर उसकी रेडिएशन प्रेशर P इजिकल टू 2I अपॉन में सी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं। क्लियर है? तो दोस्तों हमने यहाँ पर जितने भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, फार्मूले थे, जो इसके प्रिंसिपल थे, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब इसका रिवीजन करिए नोट से और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद। और इसके आगे आप समरी है इसका, ठीक है, रिवीजन करने के लिए।